ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेनार्के। ठीक है, और लास्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मेनापॉज। ठीक है, तो ये मेनोपॉज। है ना, मेनार्के टू मेनापॉज हम लोगों ने देख लिया था। और मेंस्ट्रुएशन जो रहता है वो कहाँ कहाँ से ऑपरेट होता है ना, ये ओवरी और यूट्रस दोनों का साइक्लिक इवेंट होता है ना, हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। और यूट्रस में ये मेनली जो यूट्रस है उस पे कौन सी लेयर के कारण ये साइक्लिक चेंजेस हो रहा है, यूट्रस की कौन सी लेयर के कारण साइक्लिक चेंजेस हो रहा है। सर एंडोमेट्रियम। 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 ठीक है, तो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसका ब्रेकडाउन होगा, उसका वापस रीजनरेशन ब्रेकडाउन, रीजनरेशन ब्रेकडाउन, यही जो रहता है साइक्लिक चेंजेस यूट्रस का, एंडोमेट्रियम का थ्रू आउट 28 डेज 30 डेज या हर मंथ ये होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने स्टेप में देखा, सबसे पहले ब्लीडिंग फेस है ना, पहला ब्लीडिंग फेस और मेंस्ट्रुअल फेस, 4 फेस हम लोग देखे हैं। ठीक है, बताते जाओ। दूसरा क्या है, सर फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेस। और एक और चीज बेटा, जो भी पढ़ते हैं हम लोग उसको सेम डे पे पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो जो भी हम पढ़ रहे हैं, आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, सेम डे आपको उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, दूसरे दिन के भरोसे नहीं छोड़ना है। फॉलिकुलर फेज के बाद क्या आएगा, दो भाई, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज के बाद क्या आएगा, ओव्यूलेटरी फेज आएगा। ठीक है, देन उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या ल्यूटियल आएगा, फेज। हाँ, ल्यूटियल फेज। लूटियल फेज। ठीक है, लूटियल फेज। तो हम लोगों ने देखा था ब्लीडिंग फेज जो रहता है वो कितने दिन का होता है। ठीक है, ब्लीडिंग फेज जो रहता है कितने दिन का होता है, शिखर पहली बार आ रहे हो क्या भाई क्लास में आप। सर क्षितिज हेलोडे, नाम बदलना नहीं आ रहा मेरे को, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। आई थिंक मैक्सिमम आप सभी पिछला क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, है ना, एक क्लास अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बेटा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेसेस हो गया। ये कौन सा डे का रहेगा ये, है ना, ये कौन से डे से रहेगा, 1 to, मतलब ये 3 to 5 डेज रहता है। ठीक है, फर्स्ट 3 to 5 डेज का होता है बेटा हमारा ये, फर्स्ट 3 to 5 डेज का रहेगा हमारा ब्लीडिंग फेस और मेंस्ट्रुअल फेस। भाई जोशिका बेटा कितना लेट आती है यार, जल्दी आया करो ना, आदत हो गई है, जल्दी आया कर बेटा जोशिका। चलो, देन उसके बाद देखेंगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज 5th डे के बाद से रहेगा बेटा, 6 to 14th डे या 13th डे से रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज जो होगा वो 14th डे, है ना। ये ऐसा एस्टिमेटेड होता है, कोई जरूरी नहीं है कि 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हमको पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो मालूम रहना चाहिए। ऐसा लूटिया फेज जो रहता है 15 to 28th डे तक का जो फेज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लूटियल फेज। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करें। 3 to 5 डेज का मतलब है कि जो ब्लीडिंग होता है वो 0 डे से लेकर के, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, शुरुआत के 3 दिन से लेकर के शुरुआत के 5 दिन तक के हो सकता है ना। 3 to 5 डेज का मतलब थर्ड डे से स्टार्ट होना नहीं है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना होना आप लोग, वैसे लिखते ऐसा ही है जैसा मैं लिखा था, फिर भी आप लोग अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो मैं इसलिए उसको इस तरीके से लिखूंगा, 1 2 3 और 1 to 5th डे। ठीक है, 1 to 3rd डे और 1 to 5th डे, जो जनरली 5वें दिन तक का वो ब्लीडिंग फेज खत्म होता है पूरा अच्छे से,
देन उसके बाद 5th डे से या 6th डे से फॉलिकुलर फेज चालू होता है। तो यहाँ तक अगर हो गया तो फिर मैं आप सीधा आगे बढ़ूंगा। विवेक, आप पहले ज्वाइन किए हो बेटा क्लास, पहले एक आध क्लास किए हो, एक आध क्लास मेरी अटेंड किए हो विवेक? हो सकता है आप। यस सर, मैं प्रीवियस क्लास अटेंड किया था। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये 4 फेज ध्यान रखना। अब मैं इसी को ग्राफ के थ्रू बताऊंगा, ठीक है? हटा दूं मैं इसको, ठीक है? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मेसोस साइकिल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ में नीट के लिए, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। आपके एनसीईआरटी में ऐसा एक ग्राफ होगा, है ना? आपके एनसीईआरटी में ऐसा एक ग्राफ होगा, ठीक है बेटा? ऐसा ऐसा एक ग्राफ होगा एनसीईआरटी में, ठीक है? उसको देखेंगे। जीरो, 1 2 3 4 5 और ये 14th डे है, ये 15th डे है, ठीक है? और ये 28 और 0 डे है, ठीक है? 28 और 0, मतलब ये वाला यहाँ से 0 और 28 डे यहाँ, ऐसा, ठीक है? क्योंकि ये नया साइकिल फिर से ऐसा होता है, ठीक? और चलिए, तो अब देखेंगे यहाँ पर कि ये यूट्राइन साइकिल है, ठीक है? ये यूटराइन इवेंट, ये यूट्राइन इवेंट, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। देन उसके बाद अब यहाँ पर कुछ हार्मोनल इवेंट्स होंगे, तो ये जो है बेटा ब्लू कलर में, दैट इज एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल दिखाया जा रहा है, और ये जो ब्लैक कलर में है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दिखाया जा रहा है। इसको एक एक करके बना रहा हूँ। तो ये जो है, ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं भाई? कौन बताएगा? ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होते हैं? ओवरी सर से, ओवरी। ठीक है? तो ये ओवेरियन इवेंट है, ये ओवेरियन हार्मोन है, ठीक है? देन उसके बाद ओवेरियन हार्मोन लिख लो, ओवेरियन हार्मोन। देन यहाँ पर जो रहेगा, ये क्या बना रहा हूँ बेटा? कॉर्पस लूटियम। ये क्या बना रहा हूं मैं? कॉर्पस लूटियम एंड ग्रेफियन
फॉलिकल। ये क्या है हमारा, ये एग। ये क्या चीज है, ये एग है। ठीक है, तो एग कौन से फॉलिकल से बाहर निकलता है? एग कौन से फॉलिकल से बाहर निकलता है? उस फॉलिकल का नाम क्या है? उस फॉलिकल का नाम क्या है? आप लोग पढ़ के नहीं आए हो? ग्रेफियन ग्रेफियन फॉलिकल। फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल के बाद ये जो ग्रेफियन फॉलिकल से एग बाहर निकल गया, ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? वो कॉर्पस स्ट्रक्चर का नाम लूटियम। कॉर्पस लूटियम। उसका नाम क्या है? कॉर्पस लूटियम। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ और हॉर्मोन्स रहेंगे। ठीक, तो ये जो है बेटा, ये क्या है? ये जो फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? बताओ आयुषी, कहाँ होता है ये फॉलिकल्स? फॉलिकल्स कहाँ होते हैं आयुषी? बताओ भाई। क्षितिज, कहाँ होते हैं ये फॉलिकल्स नहीं कहाँ पढ़ा होते है। हैं? हाँ, नहीं पढ़े हो? कोई बात नहीं। विवेक, पढ़े हो? याद है? ये फॉलिकल जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियर, ग्रेफियन, कॉर्पस लुटियम, ये कहाँ होते हैं? बताओ भाई विवेक, पलक। ओवरी। बेटा ये ओवरी में होते हैं सब, है ना? ये सब कहाँ है? ये ओवरी, दैट इज ओवेरियन इवेंट। ये सब कहाँ है? ये ओवेरियन इवेंट। तो ये जो फॉलिकल्स हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने, पिछले क्लास में ओवरी का स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने। तो ओवरी में ये सारा होता है। मैंने आप लोगों को वीडियो भी सेंड किया है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा है, जो बहुत पहले की क्लास में मैंने बताया है। तो आप लोगों को वो जो वीडियोस हैं थोड़ा एक बार देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ओवरी का जो भी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है। एंड ये जो फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल, ये कौन सा फॉलिकल होगा? दैट इज टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल से हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या रिलीज होता है भैया? एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो रहेगा, ये टर्शरी फॉलिकल एंड ग्रेफिन फॉलिकल। इसीलिए जब टर्शरी फॉलिकल बनता है, इधर देखो, ये टर्शरी फॉलिकल जब बनता है तो वहां से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ना चालू होता है, और ग्रेफिन फॉलिकल से बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम होगा, क्यों? क्योंकि ग्रेफिन फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल दोनों एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल दोनों एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एंड प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन कहाँ से बढ़ रहा है? कौन से डे से बढ़ रहा है? कौन से स्ट्रक्चर से बढ़ रहा है? तो कॉर्पस लूटियम से। तो ध्यान रखेंगे, कॉर्पस लूटियम जो रहता है वो क्या सीक्रेट करता है? तो वो प्रोजेस्टेरॉन। तो ध्यान रखेंगे, कॉर्पस लूटियम क्या सीक्रेट करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको याद रहेगा। ये एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, एंड कॉर्पस लुटियम जो रहता है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, ताकि आपको समझ आए, यहीं पर सब लिख लेना। ठीक है, देन उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ये जो फॉलिकल्स हैं ये कैसे ग्रोथ करते हैं। तो बेटा आपको बता दूं, ये जो फॉलिकल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्रेफियन, इनका जो ग्रोथ होता है वो मेनली डिपेंड करता है दो टाइप के हार्मोन्स पे। कौन कौन सा दो टाइप का हार्मोन? तो एक होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है, कौन सा होता है भाई, ब्लू कलर वाला, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों कहाँ से आते हैं? कौन बताएगा? बताओ भाई। सिमर,
सिमर बताएगी, हरप्रीत, सॉरी हर कीर्तन, सर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा? ये पिट्यूटरी से आएगा, दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि दो इवेंट है और दो हार्मोन, दो जगह का हार्मोन है। तो एक पिट्यूटरी का हार्मोन है बेटा, कौन सा पिट्यूटरी? एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाँ, सर पोस्टीरियर। ये एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। खुशी मैं बोला था बेटा एंडोक्राइन पढ़ लो एक बार, ठीक है, रिवाइज कर लो। एंटीरियर पिट्यूटरी से जीएनएच बनता है, दैट इज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ध्यान रखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से जीएनएच बनता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का दो पार्ट होता है, एक एफएसएच होता है और एक एलएच होता है। तो ध्यान रखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बनता है, दैट इज जीएनएच। जीएनएच मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का दो टाइप का हार्मोन होता है बेटा, दो टाइप के हार्मोन को ही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं या जीएनएच बोलते हैं, एफएसएच और एलएच। अब ध्यान से समझना, ये जो पूरा का पूरा जो है इसको ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दो जगह इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, दो जगह इवेंट हो रहे हैं। कौन कौन सा दो जगह हो रहा है? एक यूट्रस में हो रहा है और एक ओवरी में हो रहा है। ठीक है, एक यूट्रस में हो रहा है और एक ओवरी में। तो ये ओवरी हो गया। अब होगा क्या बेटा कि जैसे ही ओवरी में एफएसएच एंड एलएच हार्मोन का एक्शन होगा, ओवरी में एफएसएच और एलएच का एक्शन होगा, तो क्या होगा? यहाँ से एग रिलीज होगा, यहाँ से एग रिलीज होगा, ये एग यहाँ आएगा। ठीक है, जब एग रिलीज होगा, भाई सीधी सी बात है, तो एग रिलीज कहाँ से होगा? ग्रेफेन फॉलिकल से। तो ये मैं ओवरी का इवेंट बता रहा हूँ। तो ये एफएसएच और एलएच, इधर ध्यान देंगे, पिट्यूटरी हार्मोन दैट इज एफएसएच और एलएच, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? ये जो फॉलिकल्स है इसका ग्रोथ करेंगे, ये जो फॉलिकल्स है इसका ग्रोथ करेंगे। तो फॉलिकल्स का ग्रोथ क्यों करेंगे? क्योंकि इसी के अंदर एग है। ठीक है, फीमेल गैमेट। तो यही जो फॉलिकल्स है दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्रेफिन फॉलिकल्स, इसी फॉलिकल्स के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट दैट इज एग है। तो एग का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एग का डेवलपमेंट जो रहता है वो इसी फॉलिकल्स के अंदर होगा। ठीक है, तो एग के डेवलपमेंट एंड फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई? बताओ भाई, भावना, F- जोशिका, हाँ बताओ ज्योति। एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच एंड एलएच। तो ये एफएसएच एंड एलएच जो रहते हैं ये फॉलिकल्स का ग्रोथ करेगा। फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा तो एग का भी, फीमेल गैमेट का भी ग्रोथ होगा, पहला। दूसरी चीज, फिर मैंने आप लोगों को जब ओवरी बताया था तो उस समय भी बताया था कि ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है इसके अंदर एग मैच्योर हो रहा है, एग का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये एग यहाँ से इस ग्रेफिन फॉलिकल से बाहर कैसे आएगा? तो एक्स्ट्रा क्या होगा? ग्रेफिन फॉलिकल का एक्स्ट्रा मैचुरेशन होगा। ठीक वैसे ही जैसे गुब्बारा को हम बहुत ज्यादा फुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुब्बारा फट जाएगा। समझ आ रहा बात? तो वैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल को इतना हाई मैच्योर कर देते हैं कि ये ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, और इसके अंदर का एग बाहर आ जाएगा, दैट इज फीमेल गैमेट बाहर आ जाएगा। तो वो एग यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर ऐसा बाहर आता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या चीज है भैया? ये हम एग है। ठीक, समझ आ गया बात? अब ये एग बाहर आया, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए आएगा ऑब्वियसली। देन उसके बाद ये जो एग है, सॉरी ये जो एग है, ठीक है, ये जिसमें था, किसमें था? टर्शियरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल। तो यहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? यहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एस्ट्रोजन जो सिक्रीट हो रहा है इसका क्या काम होगा? देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, ये जैसे ही टर्शियरी फॉलिकल बनना चालू हुआ, ये देखो बेटा एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़नी चालू हुई,
और ग्रेफिन फॉलिकल से बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, तो ये क्वांटिटी इसकी बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन का क्या काम है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आया, इसको ग्रोथ किया, यहां से हार्मोन निकला एस्ट्रोजन, एंड यहां से हार्मोन निकला प्रोजेस्टेरोन, इसका कहाँ काम होगा, ये हार्मोन का एक्शन अब यूट्रस के ग्रोथ के लिए होगा, दैट इज यूट्रस। तो यहाँ वाला जो हार्मोन है इस पे एक्ट कर रहा है, यहाँ वाला जो हार्मोन ये है, दैट इज ओवेरियन इवेंट लिखा हूँ, ओवेरियन हार्मोन लिखा हूँ, ये जो ओवेरियन हार्मोन है इसका एक्शन कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। तो ठीक यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ओवरी से जो प्रोजेस्टेरॉन सॉरी एस्ट्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा, ये एस्ट्रोजन का एक्शन कहाँ होगा, कहाँ होगा भैया, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का क्या होगा बेटा, ग्रोथ होगा। मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम में क्या होगा, जो भी बेबी का डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट होगा, मैं बेबी यहाँ पर बोलूंगा क्योंकि कई लोगों को फीटस है ना, एम्ब्रियो ये सब कई बार नहीं ध्यान रहता है, तो जो भी बेबी का डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा, इसी एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। यूट्रस की 3 लेयर होती है, जिसको नहीं मालूम है, सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, बीच की मायोमेट्रियम, अंदर की एंडोमेट्रियम। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, वो यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर, दैट इज एंडोमेट्रियम की लेयर में होती है। तो एंडोमेट्रियम की लेयर में एक्चुअल में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है एंड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। तो बहुत सारे ग्लैंड सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के सिक्रेशंस वाले, देन ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो कुल मिलाकर के बेटा अगर यहाँ बेबी का डेवलपमेंट होना है तो बेबी को न्यूट्रिशन देना है, तो न्यूट्रिशन ब्लड से ही मिलेगा। हमारी बॉडी के हर एक सेल को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ब्लड से मिलेगा। तो बेटा जो भी बच्चे का यहाँ डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली इस यूट्रस में क्या होना चाहिए, ब्लड वेसल का बहुत ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, ब्लड वेसल का ग्रोथ होना चाहिए। तो ब्लड वेसल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो इनिशियली एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। ये देखो मैंने एक लेयर और बना दी। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम में ये एक लेयर मैंने और बना दी, ये ब्लड वेसल का ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर, ब्लड वेसल का ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा बेटा, जैसे ही एग रिलीज होगा तो ये कॉर्पस लुटियम और ज्यादा एस्ट्रोजन बना रहा है, देन एग रिलीज हुआ, देन ये कॉर्पस लुटियम बना, ग्रेफिन फॉलिकल से कॉर्पस लुटियम बना, ये कॉर्पस लुटियम बना। कॉर्पस लुटियम जो रहता है जैसे ही बनेगा वो फिर क्या होगा बेटा, धीरे धीरे ये कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी कब बढ़ रही है, जब एग रिलीज हो रहा है। तो कौन से डे एग रिलीज हो रहा है, 14th डे। देखो यहाँ पर कौन से डे पे एग रिलीज हो रहा है, तो 14th डे पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत का जो 5 दिन है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, देन 6th डे से लेकर के 13 डे तक के हमारा कौन सा होगा, फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज में अगर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्रेफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। देन हम लोगों ने तीसरा स्टेज देखा था 14th डे पे, कौन सा, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन, ग्रेफिन फॉलिकल से एग बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 14th डे पे हो रहा है, मिड ऑफ द साइकिल। 0 to 28 डे का साइकिल है, तो मिड ऑफ द साइकिल में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, ओव्यूलेशन। ठीक है, एग रिलीज होगा ग्रेफिन फॉलिकल से। जैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल से एग रिलीज होगा, कॉर्पस लुटियम बना, ये सिक्रेट करेगा कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये क्या करेगा, क्या करेगा प्रोजेस्टेरोन, देखो यहां से प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की वॉल को और ज्यादा थिक कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो गई। मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो गई, इससे मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम की वॉल और थिक हो रही है, इससे क्या मतलब है, बताओ भाई, बताओ अदिति, जोशिका। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा बेटा, यहाँ से जो प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल को और थिक करते जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ,
यूट्रस के एंडोमेट्रियम को और ज्यादा थिक कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? सर ब्लड सप्लाई और ज्यादा बढ़ रही है। ब्लड सप्लाई एंडोमेट्रियम की ओर बढ़ रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपरेशन कि जब फर्टिलाइजेशन, अगर Yes, sir. फर्टिलाइजेशन हुआ तो जब यहाँ पर अर्ली एम्ब्रियो आएगा तो उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सके ब्लड के थ्रू, तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया जाता है मैनी फोल्ड्स। तो ये जो है बेटा, ये क्या है? ये यूट्रस का ग्रोथ दिखाया जा रहा है। ये क्या? इट इज यूट्राइन इवेंट। तो एक्चुअल में ये जो है ना बेटा, ये एंडोमेट्रियम का ग्रोथ दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ एक्चुअल में कहाँ से हो रहा है? देखो, एस्ट्रोजन बढ़ना चालू हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पर एस्ट्रोजन बढ़ना चालू हुआ, ये एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम की वॉल बढ़ रही है। अब आप देखो, प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियम का ग्रोथ कराता है, तो ये और इसका लेवल बढ़ रहा है। लेकिन एक समय के बाद अगर अगर इन सभी को ये पता चला कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, देन उसके बाद क्या? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इस कॉर्पस लूटियम को कोई सिग्नल नहीं मिलने वाला। ठीक है, और कॉर्पस लूटियम धीरे 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 सिकुड़ना चालू करेगा। कॉर्पस लूटियम क्या होगा बेटा? धीरे धीरे ये सिकुड़ना चालू करेगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। ये देखो, कॉर्पस लूटियम छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? चलो मैं जैसे पूछूं बताएंगे। चलो बताओ भाई, रुचि। कॉर्पस लूटियम और छोटा होते जा रहा है क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए बॉडी में कोई सिग्नल नहीं है। पहला, बॉडी में सिग्नल इसीलिए नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये एंडोमेट्रियम का ग्रोथ क्यों करेंगे? है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब अब बेबी का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, तो बिना मतलब का एंडोमेट्रियम की वॉल को और क्यों थिक किया जाएगा? बिना मतलब के ब्लड वेसल क्यों बढ़ाया जाएगा? तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इस कॉर्पस लूटियम को सिग्नल नहीं मिलता है। सिग्नल नहीं मिलता है तो ये क्या होगा? ये धीरे धीरे सिकुड़ते जाएगा, इसकी है ना, इसका साइज कम होते जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ भाई, रुचि बताओ बेटा, नीलम बताओ, नीलम यस सर। बेटा बताओ बेटा, जब तक बोलोगे नहीं सीखोगे नहीं। बोलो नीलम। मैंने बोला कि फर्टिलाइजेशन, ये देखो बेटा, एग बाहर निकला, अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लूटियम ये कॉर्पस लूटियम क्या होगा बेटा? धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब आगे चल के बेबी का डेवलपमेंट नहीं होने वाला, तो ये कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। तो ये अगर धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। सोचो थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार सीख जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो फिर बस रटते ही रहोगे इस ग्राफ को। बोलो बेटा, बताओ, कुछ नहीं होता, सोचो, देखो, बताओ। नीलम, नहीं पता तो नहीं पता, नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा बोल दो, कोई बात नहीं, सर दूसरे से उससे पूछ। एंडोमेट्रियम की वॉल को सिग्नल मिलेगा हाँ कि यहाँ पास हाँ, एम्ब्रियो नहीं आ रहा है, तो वो अपनी वॉल्स को ब्रेक कर देगा। तो अपनी वॉल को क्यों ब्रेक करेगा बेटा वो? सर ये तो वहाँ ये पर अब उसकी वॉल को मेंटेन करने के लिए हार्मोन नहीं पहुँच पाएंगे। कौन सा हार्मोन नहीं पहुंचेगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्यों नहीं पहुंचेगा? प्रोजेस्टेरॉन क्यों नहीं पहुंचेगा? भाई कोई चीज कहीं से आएगा तभी तो कोई कहीं पहुंचेगा। कोई चीज कहीं से आएगा तभी तो वो कहीं पहुंचेगा। समझ आया बात कि नहीं? कोई चीज कहीं से आएगा तभी तो वो कहीं पहुंचेगा। तो आपने बोला कि प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो एंडोमेट्रियम तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर वो आ कहां से रहा है जो कि वो पहुंचेगा? मतलब कहां से नहीं आ पा रहा है? देखो, आ, चलो बताओ पलक। सर कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो रहा है, इससे प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगा, जिसके कारण हाँ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी। हाँ,
वही सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि बाकी लोग समझ गए हों बट उसको सही तरीके से नहीं बता पा रहे हों। वही सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला कि कॉर्पस लूटियम जो रहता है वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला। फिर मैंने आपको बोला कि ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की वॉल को इंक्रीज करने, थिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर तीसरा, प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की वॉल थिक नहीं होगी, सिकुड़ते जाएगी। तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन आएगा कहाँ से, मतलब कहाँ से नहीं आ पा रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से नहीं आ पा रहा है, जहां से वो बन रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बन रहा है, तो कॉर्पस लूटियम से। तो जब इस कॉर्पस लूटियम को ये सिग्नल नहीं मिलेगा कि भैया फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो बिना मतलब के कॉर्पस लूटियम का ग्रोथ क्यों होगा, है ना। और जब कॉर्पस लूटियम का ग्रोथ नहीं होगा मतलब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है इसका साइज। तो जब कॉर्पस लूटियम का साइज कम होते जा रहा है ऑब्वियसली उससे सिक्रीट जो होगा दैट इज प्रोजेस्टेरोन, इसकी भी क्वांटिटी कम होते जाएगी। और जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी कम होते जाएगी, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी कम होते जाएगी वैसे वैसे एंडोमेट्रियम की वॉल, ये मेरा हाथ जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, और ये जो है ये मेरा एंडोमेट्रियम की वॉल है। तो देखो आप, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी कम होते जा रही है एंडोमेट्रियम की वॉल सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। एक समय आएगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जीरो हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एकदम कम हो जाएगा, फटाक से बिल्कुल लेवल गिर जाएगा। तब क्या होगा, तब क्या होगा, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। चलो बताओ भाई, कौन बताएगा। हाँ भावना, चलो बताओ क्या होगा बेटा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल जीरो हो गया, कम हो गया, ठीक है। सर देन अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन ही नहीं हो पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा तो दूसरा ब्रेक मेंस्ट्रुअस हो जाएगा। इधर देखो बेटा, ये देखो एंड ये क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन अब एकदम सडनली गिर गया इसका लेवल। तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो रहता है वो एकदम सिकुड़ जाएगा। देन उसके बाद इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए कोई हार्मोन नहीं है। देन उसके बाद क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा और यही हमारा ब्लीडिंग फेस होता है। तो एक्चुअल में ब्लीडिंग फेस किसके बाद आया, वो 28 के बाद आया, वहां के बाद ये। तो मैं अगर इस ग्राफ को आगे अगर इसको ड्रॉ करूं तो ये किस तरह का दिखेगा, देखेंगे। ये मैं इसको आगे ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये डेज हैं बेटा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ये वाला दिखा रहा हूँ वही इसको मैं आगे प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये किस तरीके का दिखेगा, देखो ये, ठीक है, ये ब्लीडिंग फेज दिखा रहा हूँ मैं, ये ठीक, ये यहाँ पर ऐसा दिखेगा, ये ब्लीडिंग फेज दिखा रहा हूँ। समझ पा रहे हो आप लोग, यस समझ सर। पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आ रहा है समझ में। ये Yes, यूट्रस की sir. लाइनिंग है, Yes, ठीक है बेटा। और अब वहां से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का क्वांटिटी सडनली ड्रॉप हो गया, एंडोमेट्रियम सिकुड़ गया। देन उसके बाद जब ड्रॉप हो गया प्रोजेस्टेरोन, देन एंडोमेट्रियम अब ब्रेक होना चालू हुआ क्योंकि कोई हार्मोन उसको मेंटेन करने के लिए रेडी नहीं है। तो जब हार्मोन सडनली ड्रॉप होता है तो एंडोमेट्रियम टूटना चालू करेगा, दैट इज 0 to 5 days या 3 to 5 days ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगा, दैट इज न्यू मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। तो ब्लीडिंग से जो ब्लीडिंग फेस होता है वहां से हम नया साइकिल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 ब्लीडिंग जब बंद होगा, ब्लीडिंग फेज जब बंद होगा मतलब 5वें दिन जब बंद होगा, वहां से नया साइकिल स्टार्ट नहीं होता, याद रखना। कई लोगों में यही गलतफहमी रहती है कि ब्लीडिंग फेज जो है ना, जब खत्म होगा तो वहां से काउंटिंग चालू करेंगे, मतलब वो पहला दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, नहीं। इसके चक्कर में कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। क्यों भाई, मालूम है कि 12 से 16 दिन का जो रहता है दैट इज ये हीट पीरियड है, 12 से 16 दिन, है ना, इस ये ओवुलेटरी फेज है, ठीक है। तो ये 14 दिन के 1-2 दिन पहले भी ओवुलेशन हो सकता है, 14th डे के 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, तो ये रिस्की पीरियड है, ठीक है। अब ये बेटा 5 दिन का डिफरेंस रहता है। अगर गलती से इसको फर्स्ट डे मान लिए, 6th डे को,
ठीक है, और ये सोचेंगे कि भाई शुरू का 10 दिन कुछ नहीं होगा, तो 6th डे से 10 दिन लो, 6 + 10 करो, कितना हो गया? 6th डे को फर्स्ट डे लो, देन 10वां दिन ले लो, तो बेटा 15th डे जस्ट ये वाला ओवुलेटरी फेस ही आएगा। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है, तो ये चीजें भी एग्जाम में आता है कि भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब से कर रहे हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये साइकिल है 1 2 3, ये ऐसा, ना कि यहाँ से 6th डे से। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये ग्राफ समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पूरे चैप्टर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही ग्राफ है बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। चलिए, तो मैं इसको फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये हमारा कौन सा भैया? ये पिट्यूटरी हार्मोन का ग्राफ है, ये ओवेरियन इवेंट है, ये ओवेरियन हार्मोन दिखाया जा रहा है, ये यूट्रस की लाइनिंग का इवेंट दिखाया जा रहा है ना। 0 to ये 28 डेज का साइकिल होता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। 14th डे जो रहता है मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसमें ओवुलेशन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट होता है। ठीक है, देन ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? एफएसएच एलएच। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ी है एफएसएच और एलएच में से? सबसे ज्यादा कौन से हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ी है एफएसएच और एलएच में से? देखो, Sir, LH. LH. एलएच है ना। तो ध्यान रखना, आपसे पूछता है रेस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर ओवुलेशन, ठीक है, दैट इज एलएच। तो इसीलिए एलएच को क्या बोलते हैं भैया? ओवुलेटरी हार्मोन, है ना। एंड ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल यही होगा। तो ये 14th डे पे मेनली ये ओवुलेशन करवाएगा, ठीक है ना। ये हाई होगा किसके कंपैरिजन में? एफएसएच के कंपैरिजन, ठीक। देन ये धीरे धीरे ग्रोथ करवा रहे हैं, देन ये बहुत ज्यादा हाई होगा, एफएसएच के साथ साथ एलएच बहुत ज्यादा हाई होगा और ओवुलेशन कराएगा। तो जब ये ग्रोथ कर रहा है तो ये दोनों फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बनाएंगे, जो कि थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करेंगे यूट्रस का, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि ये जो कॉर्पस लूटेम बनेगा आफ्टर ओवुलेशन, एग बाहर आ गया। एग बाहर आ गया मतलब अब फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है इसलिए एंडोमेट्रियम की वॉल को और ज्यादा थिक किया जाएगा। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन आएगा? प्रोजेस्ट्रॉन। कहाँ से आएगा? तो कॉर्पस लुटियम से आएगा। ये प्रोजेस्ट्रॉन जो रहता है, जैसे ही ये ग्रेफिन फॉलिकल खत्म होगा, मतलब एग रिलीज कर दिया, तो ये ग्रेफिन फॉलिकल क्या बन जाएगा? कॉर्पस लुटियम। ये कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट कर रहा है, और ये तब तक सिक्रेट करेगा जब तक प्रेगनेंसी स्टार्ट ना हो जाए। अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होगा तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि क्या होगा जब एग फर्टिलाइजेशन, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एग का। तो क्या होगा? एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। लेकिन अगर लेकिन अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो गया तो इस कॉर्पस लुटियम को सिग्नल मिलेगा कि भैया फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो आप प्रोजेस्टेरॉन को क्या रखो? मेंटेन रखो, और इस एंडोमेट्रियम का ग्रोथ करते जाओ ताकि बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना। आगे चल के मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि ये कॉर्पस लुटियम को कैसे मालूम चलता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। क्या बोला मैंने? आगे चल के ये बताऊंगा कि कैसे मालूम चलेगा इस कॉर्पस लुटियम को कि फर्टिलाइजेशन हो गया है और अब मुझे ग्रोथ करना है और मुझे प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाना है, ठीक है, डिक्रीज नहीं करना है। तो वो एक जो सिग्नल है वो मैं बताऊंगा कहाँ से होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के समय। चलो हटा दूं मैं इसको। चलो।
देन देखेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अब देखो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमेशा पूछता है, क्या होगा, कौन सी जगह पे होगा फर्टिलाइजेशन? सर एम्प्यूला। एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ये हो गया। देन उसके बाद, ठीक है, व्हेन इट हैपेंस, व्हेन इट हैपेंस ये आता है एग्जाम में। मैं आप लोगों को पहले क्या क्या आता है वो बता रहा हूँ। कब होगा फर्टिलाइजेशन? व्हेन इट हैपेंस, कब होगा? कब होगा भैया? कब होगा? व्हेन स्पर्म सर and ovum egg reach simultaneously at ampulla, है ना। तो ये बेस्ट चांस होगा फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बेस्ट चांस फॉर मतलब सबसे बेस्ट चांस कब होगा? देखो बेटा एक चीज बता दूं कि फर्टिलाइजेशन एक चांस प्रोसेस है। अब चांस प्रोसेस क्यों? सर बच्चे तो बहुत पैदा होते हैं दुनिया में, ठीक है, ये क्या चांस है? वो तो अगर स्पर्म की एंट्री हुई है तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक चांस प्रोसेस है। तो देखेंगे कैसे भाई? देखो सीधी सी बात है कि अभी हम लोगों ने देखा कौन से डे पे एग रीच करता है फेलोपियन ट्यूब में, कौन से डे पे रीच करता है? कौन से डे पे रीच करता है भैया? सर 14th डे। 14th डे में रीच करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओवरी है, तो ओवरी से एग बाहर निकला, एग बाहर निकला, ओवरी से एग बाहर निकला, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन जो रहेगा वो मान के चलते हैं हम कि ये ओव्यूलेशन जो है, ये जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवरी से एग बाहर निकलने के प्रोसेस को। ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे हो रहा है, ठीक है, 14th डे हो रहा है। तो चलो ये एग बाहर आ गया, अपन मान लेते हैं ये एग बाहर आ गया, ठीक, ये आ गया। देन उसके बाद ये इस फेलोपियन ट्यूब के द्वारा पिक कर लिया जाएगा और ये यहाँ से ऐसा जो है वो एम्पुला वाले हिस्से में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एग यहाँ पर आ गया। अब बेटा ये आपको बता दूं, एग की जो लाइफ होती है वो 24 आवर्स की होती है। क्या बोला मैंने? एग की जो लाइफ है वो 24 आवर्स की होती है, ठीक है, 24 आवर्स की होती है ना। अब इसी 24 घंटे के बीच में अगर स्पर्म आ गया तो ही फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनेंगे, वरना नहीं होने वाला, ठीक है। क्यों? अगर 24 घंटे से पहले स्पर्म आ गया, जस्ट उसके पहले अगर आ गया तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो रहता है वो 2 दिन तक जी लेता है, मतलब स्पर्म की लाइफ 48 आवर्स की होती है, ठीक। तो एग के आने के कुछ घंटे पहले अगर स्पर्म अगर आ गया है तो भी चांस बन जाता है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट एग के आने के 24 घंटे बाद स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं बनेंगे। तो आप समझ सकते हो कितना कम ड्यूरेशन रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्पर्म जो है वो सिर्फ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला, ठीक है भाई। यहाँ पर स्पर्म अगर पहुंच भी गया तो ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी स्पर्म आ रहा है भाई, 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है, 20 से 30 करोड़ स्पर्म अगर आते हैं तो उसका 60% जो रहता है नॉर्मल शेप साइज का होना चाहिए। पहले तो क्वांटिटी मैटर करता है, स्पर्म की क्वांटिटी 200 से 300 मिलियन होनी चाहिए, मतलब 20 से 30 करोड़ स्पर्म पहले आने चाहिए, उतनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है पहले। उससे कम होगा तो भी चांसेस कम हो जाएगा, नहीं होगा नहीं बोल रहा हूँ, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म है तो उसका जो 60% है, कम से कम 12 करोड़ हम लोगों ने पिछले क्लास में कैलकुलेट किया था,
तो उसका जो 60% है, मतलब 20 करोड़ में से मान के चलो 12 करोड़ जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, ठीक है। देन तीसरा, जो 12 करोड़ स्पर्म जो नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं उसका 40%, एटलीस्ट मान के चलो 5 करोड़, है ना, 4.8 करोड़ या 5 करोड़ ले लो। तो 12 करोड़ में से 5 करोड़ कम से कम स्पर्म क्या होने चाहिए, विगरस मोटिलिटी, एकदम हाईली मोटाइल होना चाहिए, बहुत एक्टिव होना चाहिए, तेजी से स्विम करने वाला होना चाहिए। ऐसे सुस्त धीरे धीरे चल रहा है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। ये ठीक वैसे ही बेटा, स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब मान के चलो यहाँ से दुर्ग राजनांदगांव तक जाने वाली बात हो गई, तो इतना ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई आसान बात नहीं है वो, तो उसके लिए उतना ही एनर्जी चाहिए। छोटा सा बेचारा स्पर्म रहता है, ठीक है, उसको बहुत दूर चलना है, तो उसको काफी अच्छा उसका शेप साइज होना चाहिए, है ना, उसको अच्छा एनर्जेटिक होना चाहिए, तब जा करके वो फर्टिलाइज करेगा, और है ना, समझ आ रहा है। तो 3 रिक्वायरमेंट है, एक तो नंबर अच्छा होना चाहिए, शेप साइज सही होना चाहिए, और तीसरा हाईली मोटाइल होना चाहिए, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक होना चाहिए, और चौथा टाइम पे पहुंचे, उस टाइम पे जिस टाइम पे ये पहुंचे, जिस टाइम पे ये पहुंचे। तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद चांसेस बनता है। कोई जरूरी नहीं है तब भी फर्टिलाइजेशन हो, कोई जरूरी नहीं है, चांसेस बनता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसीलिए मैंने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड व्हेन इट हैपेंस, जब स्पर्म और एग साइमल्टेनियसली रीच होगा एम्पुला में, तो वो बेस्ट चांस होगा, क्योंकि एग भी फ्रेश होगा, स्पर्म भी फ्रेश होगा उस समय, ठीक है, समझ आ रहा है बात आप लोगों को। देन उसके बाद कई बार ऐसे होता है कि कुछ स्पर्म तो बेटा इधर जाएंगे, यहीं खत्म हो गए, कुछ स्पर्म इधर, कुछ स्पर्म इधर, कुछ स्पर्म इधर आ गए, बोले गए हम तो रास्ते ही भटक गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो वापस नहीं जाएंगे, कुछ स्पर्म इसके बाजू से गुजर जाएंगे और वापस नहीं आ सकते, जो गया वो निकल गया, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना सर यहाँ पर भी तो है, नहीं, ये जो मैंने दिखाया था कि भैया वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक, समझ आ रहा है बात। देन कुछ स्पर्म ही, पूरे इतने करोड़ों के जो स्पर्म है उसमें कुछ ही स्पर्म बस यहाँ पर इसके आसपास पहुंच पाते हैं, समझ आ रहा है। करोड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म में कुछ ही, मतलब बोल सकते हैं कुछ लाख, है ना, कुछ लाख स्पर्म ही इसी के आसपास आ पाते हैं, और उसमें से भी कुछ हजार स्पर्म ही सही तरीके से एग से कांटेक्ट में आते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग। अब खुद सोचो बेटा, अगर नंबर ही कम हो गया, 200 to 300 मिलियन के बदले अगर कोई सोचे सर 20 से 30 करोड़ ज्यादा है, चलो इसको 10 करोड़ 5 करोड़ कर लेते हैं, तो 5 करोड़ में तो कई बेटा डिफेक्टिव रहते हैं, कई लोगों की मोटिलिटी कम होती है, तो और कम हो गई क्वांटिटी, फिर कुछ लोग यहाँ तक पहुंचे खत्म, कुछ यहाँ चले गए, कुछ इधर चले गए, तो और क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और कम हो जाता है। इसीलिए इतना ज्यादा रखा जाता है कि भाई इधर इधर कहीं जाएंगे, कुछ तो पहुंचेंगे, कुछ तो पहुंचेंगे, कोई तो पहुंचेगा, वो फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है, समझ आ रहा बात यहाँ तक। फिर अपन आगे देखते हैं, चलिए। तो यस सर। अब इस एग को मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये जो एग है बेटा, ये जो एग है इसका न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड है, तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा इस न्यूक्लियस में, 23. 23. क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 23। बट इसमें डीएनए का कंटेंट कितना होगा, 46 होगा 46। डीएनए कंटेंट। क्यों होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, क्योंकि अभी भी ये जो एग है कंप्लीट फीमेल गैमेट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सर क्योंकि वो मेटाफेज 2 में रुका हुआ है। अभी ये म्योसिस 2 के मेटाफेज 2 में रुका हुआ है, ठीक है, तो इसमें अभी भी डीएनए डबल है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। देन अब आता है स्पर्म। अब देखो बेटा, इसके बाहर ये जो एग है अपने बाहर एक मेम्ब्रेन बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा एग का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा। इसको क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा। ये कब बनाता है, ये कब बनाता है, जब वो ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर होता है, ध्यान रखना, ये कब बनेगा, जब ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद जोना पेलोसिडा के बाहर भैया कौन सी लेयर होगी, ये जो सेल्स हैं, एग सेल के बाहर जो
सेलुलर लेयर है, ये सेलुलर लेयर कौन सी सेल्स की लेयर है भाई, कौन बताएगा? बताओ भाई, हर कीर्तन बताओ बेटा। ओवरी के स्ट्रक्चर अगर पढ़े हो तो आपसे बन जाएगा। भावना? सर फॉलिक्यूलर सेल। फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल याद है आप लोगों को? तो ये जो ग्रेनुलोसा और फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं, जो एग के बाहर अटैच रहते हैं, उसको स्पेशल नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा सेल्स, कोरोना रेडिएटा सेल्स। एक्चुअल में कोरोना रेडिएटा सेल्स आर फॉलिक्यूलर और ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है, ये फॉलिकुलर और ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं एक प्रकार के। ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा स्पर्म के पास, ठीक है। तो अब आया स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म के जो सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग हो, आउटर मोस्ट जो एंटीरियर पार्ट होगा, सबसे एंटीरियर पार्ट होगा, उसमें क्या रहता है, क्या रहता है भैया उसमें? सर एक्रोसोम। क्या रहता है उसमें? एक्रोसोम। याद है आप लोगों को? यहाँ पर क्या रहता है? एक्रोसोम, एक्रोसोम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। ये क्या चीज है? ये टेल है, ठीक है, क्लियर है। ये हेड है, मिडिल पीस है, यहाँ पर क्या रहेगा? और सेंट्रियोल, यहाँ पर क्या रहेगा? सेंट्रियोल, ठीक। तो अब देखते हैं बेटा, हालांकि मैंने आपको बताया इतना बड़ा है स्पर्म, बट मैं आपको बता दूं कि स्पर्म एक्चुअल में कितना बड़ा होता है। जैसे ये एक एग का साइज है, तो मान के चलो बेटा जो स्पर्म है वो कुछ इतना बड़ा होगा बस। बट इतना बड़ा बताऊंगा तो ना इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, ना एक्रोसोम, ना न्यूक्लियस, ना कुछ, ठीक है। तो ये करीब करीब ये इतना बड़ा होता है बस स्पर्म, समझ आ रहा है? ये अगर एग है तो ये इतना बड़ा होगा स्पर्म, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है स्पर्म एग के मुकाबले, ठीक है। चलिए देन, अब यहाँ पर अब क्या होगा बेटा? बहुत सारे स्पर्म ऐसे यहाँ पर अटैच होंगे, लेकिन कोई एक भाग्यशाली स्पर्म ही एग के अंदर जा पाएगा। तो भाग्यशाली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पर्म दो टाइप का होता है। कैसे दो टाइप का होता है? स्पर्म दो टाइप का होता है, एक एक्स वाला स्पर्म रहेगा और एक वाई क्रोमोसोम वाला, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक एक्स वाला स्पर्म होगा और एक वाई। एक्स वाला स्पर्म का मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है, स्पर्म जो रहता है एक मेल गैमेट है, ठीक है। तो मेल गैमेट है तो इसमें 22 प्लस एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई। व्हाट इज 22? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेटा, मतलब ये 23 की बात कर रहा हूं मैं, ये 23 हो गया ना, 23 क्रोमोसोम, वो मैं बात कर रहा हूँ, 23 क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम में 22 जो रहता है वो जनरल क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स या वाई, एक्स या वाई, देन 22 क्रोमोसोम। तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, आगे जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई ये जो क्रोमोसोम है इसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, 23 क्रोमोसोम होगा उस न्यूक्लियस में। तो वो न्यूक्लियस में या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। तो अब अगर एक्स क्रोमोसोम इसको फर्टिलाइज कर दिया, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम जो रहता है ये एंटर कर गया, तो अब इससे जो भी बेबी का डेवलपमेंट होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा? बताओ भाई। प्राची लड़की। प्राची 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 बताएगी। बताओ भाई प्राची, बताओ बेटा। प्राची है, रुचि है, सॉरी रुचि, हाँ प्राची भी है। बताओ प्राची, बताओ बेटा, अगर एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज किया तो जो बेबी का डेवलपमेंट होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा? रुचि? सर गर्ल। गर्ल होगा, ठीक है। और अगर वाई फर्टिलाइज किया तो भाई बॉय। क्षितिज बॉय होगा, है ना? बॉय।
तो अब मुझे ये बताओ कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, देखो भाई एक चीज और, ये जो एन है ये क्या होगा, ये जो एन है ये 23 क्रोमोसोम है बेटा। तो 23 जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कैसा होगा, ये 22 प्लस एक्स ऑलवेज। कोई भी मेल या फीमेल कैसे होता है, 46 क्रोमोसोम है, ध्यान से समझना इसको। 46 क्रोमोसोम है तो 44 इज ऑटोसोम एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम प्लस XX एंड 44 प्लस XY। तो ये जो रहेगा ये 46 हो गया, ये जो रहेगा ये 46 क्रोमोसोम हो गया। 44 प्लस 2 क्रोमोसोम, 44 प्लस 2 क्रोमोसोम, इतना मालूम है बेटा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो Yes, रहेगा sir. Y क्रोमोसोम, X और Y जो रहता है इट इज मेल एंड डबल X इज फीमेल। ये मालूम है कि नहीं आप लोगों को, इतना मालूम है? Yes, नहीं sir. मालूम होगा Yes, तो भी sir. देख लो अच्छे से, सर, है ना। तो 44 प्लस XX होगा तो फीमेल है, XY होगा तो मेल। अब देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? मेल और फीमेल दोनों में एक Correct. चीज कॉमन है, X. क्या? X क्रोमोसोम दोनों में रहेगा, एक X मिनिमम दोनों में रहेगा। समझ आ रहा है? दोनों में मिनिमम एक X रहेगा। 44 जो क्रोमोसोम है प्लस एक X दोनों में मिनिमम रहेगा बेटा, एक X दोनों में मिनिमम। और ये जो एक X है ये हमेशा फीमेल से आएगा, 22 प्लस X, ऐसा। समझ आ रहा है? अब 22 प्लस X आया तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस XX दैट इज फीमेल। एंड ये 22 प्लस X में अगर मेल स्पर्म अगर इसको फर्टिलाइज किया दैट इज 22 प्लस Y वाला, अगर इसको फर्टिलाइज किया तो 22 प्लस X प्लस 22 प्लस Y, 44 प्लस XY। ये कोई आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा, ठीक है ना? इसी है कि नहीं, समझ पा रहे हो? yes, sir. Yes, sir. ऐसा तो नहीं है किसी को कि सर मेरे को तो 22 प्लस X प्लस मल्टीप्लाइड बाय 22Y मेरे को नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना कोई, तो मल्टीप्लाई नहीं करता है, ठीक है, वो सब ऐड होता है। चलो, तो इसका ये मतलब हुआ कि फीमेल एग में हमेशा एक X क्रोमोसोम रहेगा। तो मेल होगा या फीमेल होगा वो कौन डिसाइड करेगा, मेल या फीमेल, मतलब कोई एक मेल पर्सन या फीमेल पर्सन, किसके गैमेट से डिसाइड होगा कि मेल बच्चा पैदा होगा या फीमेल बच्चा पैदा होगा? Male. Male. मेल, ठीक है। और हमारे देश में जब भी एक लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले उसका पूरा जो ठिकरा फोड़ा जाता है, मतलब जो ब्लेम है, एक्चुअली में ये कोई ब्लेम नहीं है, बट इन जनरली लोग ब्लेम करते हैं, खासतौर पे उनके घर में जब भी कोई फीमेल चाइल्ड पैदा होती है तो उनकी मदर को ब्लेम किया जाता है कि भाई तू फीमेल चाइल्ड पैदा की। अगर दूसरी फीमेल पैदा होती है तो फिर बोला जाता है तेरी किस्मत खराब है, दूसरी फीमेल। तीसरी फीमेल पैदा हो गई अगर लड़के के चक्कर में, तीसरा या चौथी बच्ची भी, मतलब थर्ड या फोर्थ गर्ल चाइल्ड अगर प्रोड्यूस हो गया, है ना, तो फीमेल को ही दोष दिया जाता है, तेरी किस्मत है, तेरे कारण ही लड़की पैदा हो रही है। बट एक्चुअल में किसकी किस्मत डिसाइड करेगा, मेल या फीमेल होना? किसकी किस्मत डिसाइड करेगा बेटा, किसकी किस्मत? मेल की, ठीक है। तो अगर किसी का गर्ल चाइल्ड या किसी का बॉय चाइल्ड, अगर मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट फीमेल, क्योंकि वो तो भैया 22 प्लस X ही दे रही है एग में, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है भैया, उसका स्पर्म जो रहता है, X स्पर्म इज मोर कैपेबल मोर स्ट्रॉन्ग और Y स्पर्म इज मोर कैपेबल मोर स्ट्रॉन्ग। कौन फर्टिलाइज करेगा इस पे डिपेंड करता है। समझ आ रहा बात? बट ये हमारे देश में एक बहुत खराब चीज है कि गर्ल चाइल्ड के लिए लोग थोड़ा सा करते हैं, बट ये बहुत ही गलत है ना, मेरे हिसाब से तो। और ऐसे लोगों को तो काफी सजा मिलनी चाहिए, बट अब क्या करें, ऐसा है ना। हमारी मान्यताएं, बड़ी दुनिया भर की मान्यताएं होती है, बहुत गलत गलत मान्यताएं हैं, जबकि हम लोग देवी पूजा करते हैं, देवी को मानते हैं, और बिना फीमेल के ये मतलब हमारी जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाएगी। विदाउट फीमेल ह्यूमन स्पीशीज इस दुनिया से खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर भी हम उसी को ही गलत समझते हैं, गलत मानते हैं, जो कि एकदम हमारे देश में खास तौर पे ऐसा होता है, जो कि
मतलब मुझे तो समझ नहीं आता इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना भैया। अगर गर्ल पैदा हुई है तो तुम अपनी बहू को क्यों बोल रहे हो? अपने बेटों को मारो 2 थप्पड़, दे आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, नॉट फीमेल। उनको भी थप्पड़ क्यों मारोगे भाई? चाइल्ड तो चाइल्ड होता है। और आप और मैं आपको बता दूं बेटा कि अभी मैं आगे बताऊंगा, आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगा, मेंटली एंड फिजिकली, ये ऐसे मसल की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटली एंड फिजिकली फीमेल्स आर मोर स्ट्रोंगर देन मेल, ठीक है। वो किस सेंस में बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे, ठीक है। और ठीक है, तो मेंटली फिजिकली जो रहता है ना बेटा, मतलब जो चाइल्ड बर्थ होता है, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब कोई एक चाइल्ड बर्थ होता है तो वो जो पेन है, लेबर पेन बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ के समय, बच्चा पैदा होने के समय जो पेन टॉलरेट करती है एक फीमेल, दैट पेन जो रहता है वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पेन होता है इस दुनिया में, वर्ल्ड में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पेन है जो चाइल्ड बर्थ के समय कोई एक फीमेल बियर करती है, ठीक है। उतना पेन अगर एक मेल को दे दें तो बेटा कोमा में चले जाएंगे, ठीक है। उतना पेन अगर एक मेल को बियर करना पड़े, मेल को झेलना पड़े, तो वो कोमा में चले जाएंगे, इतना सीवियर होता है। बट ये उनके इमोशन है कि चाइल्ड के कारण वो पेन बियर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं बस ताकत नहीं है, 10 किलो का वजन नहीं उठा पा रहे हैं, वो कोई नहीं होता है, तुम्हारे अंदर में शक्ति कितनी है। इसीलिए बोलते हैं बेटा शक्ति का रूप, फीमेल्स को शक्ति का रूप बोलते हैं इसी कारण, ठीक है। सबसे ज्यादा इमोशनल वही होते हैं जो पूरी सोशल कम्युनिटी को बांध के रखते हैं, तो फिजिकली सोशली मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट फिर भी हमारे देश में बहुत अलग तरीके से लिया जाता है, भगवान जाने क्यों, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च है, मेल और फीमेल को 2 जगह रख दो, मतलब दोनों को एक जगह रख दो और फोकस्ड होने बोलो। मैं बता रहा हूँ मेल में फोकस की प्रॉब्लम कम होती है, फीमेल्स फोकस्ड हो जाती है, ऐसा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें लड़के लोग दुखी नहीं होना, है ना, लड़के लोगों की भी बहुत खूबी है, ठीक है, बहुत सारा है। हम लोगों में थोड़ा सा बोलते हैं ना बेटा, इमोशनल कम होता है बॉयज में। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। अगर हम इमोशनल नहीं होंगे तो कोई हम पे अटैक करेगा, तो हम अपनी फैमिली को बचा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ऊपर वाले ने जो रहता है हमको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया है, मतलब फिजिकली वो अलग तरीके का स्ट्रांग बनाया है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें फैमिली को, ठीक है। तो हमें भी बहुत खूबी अलग चीजें हैं। चल, तो सबको अलग अलग इंपॉर्टेंस दिया गया है, बट हमारी जो सोसाइटी है हर चीज को ना फायदे से तौलती है, बस और कुछ नहीं है। चलिए देन देखते हैं, क्लियर हो रहा है ये। अब देखो बेटा, एक्रोसोम जो होता है उसमें क्या होता है, ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस कोरोना रेडिएटर सेल्स को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये जो जोना पेलुसिडा है इसको ब्रेक करेंगे या डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये एक्रोसोम से जो केमिकल निकलेगा दैट इज एंजाइम्स, ये एंजाइम पहले इसको डिसॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते जाना। फिर ये एंजाइम जो रहता है ये जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करेगा, और डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा बेटा देखेंगे, ये जो है ऐसा, इसका सेल मेम्ब्रेन, किसका, स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन, एंड एग का सेल मेम्ब्रेन कहां पर है, अंदर, जोना पेलुसिडा के अंदर क्या है, एग का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एग का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया जाता है बेटा, ऐसा पुश किया जाता है और ये भी डिसॉल्व होता है। तो इतने सारे स्पर्म में से कोई एक स्पर्म ये पूरा काम एक साथ कर पाएगा, कोरोना रेडिएटर सेल को डिसॉल्व करेगा, जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करेगा, एंड फिर ये न्यूक्लियस को अंदर भेज देगा, ये न्यूक्लियस को अंदर भेज देगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस अंदर आ गया, समझ आ रहा बात, ये न्यूक्लियस अंदर आ गया। अब क्या होगा बेटा ध्यान से देखना, जैसे ही न्यूक्लियस अंदर आएगा, जैसे ही एक भी न्यूक्लियस अंदर आया, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, एक करंट डेवलप होगा, और वो करंट जो रहता है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बनाऊंगा, जैसे ही न्यूक्लियस अंदर गया एक करंट डेवलप होगा, और वो क्या करेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेड कलर का दिख रहा है और ब्लू कलर का जो जोना पेलुसिडा, इन दोनों के बीच में एक नया मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। देखना ब्लैक कलर में बनाऊंगा, नया मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा ऐसा, इन दोनों के बीच में एक
नया मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। ये जो नया मेम्ब्रेन होता है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करता है बेटा, ये दूसरा स्पर्म, कोई भी दूसरा स्पर्म की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है। क्या बोला मैंने, समझ आया आप लोगों को? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो रहता है वो प्रोटेक्ट करेगा न्यू स्पर्म की एंट्री को। इससे क्या होगा कि एक ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जा पाएगा और n+n मिलकर के 2n होगा। अगर बेटा ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बना तो क्या होगा, ऐसा ट्राई तो सब कर रहे हैं, ऐसा ट्राई सब कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा स्पर्म के न्यूक्लियस की एंट्री हो गई तो 2n नहीं होगा, 3n 4n, जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, नॉर्मल जेनेटिक कंडीशन नहीं है, वो एबनॉर्मल कंडीशन है बेटा, एबनॉर्मल जेनेटिक कंडीशन है। समझ आ रहा है? एक तो सरवाइव नहीं करते या डेवलप नहीं होते वो, समझ आ रहा है? फिर एक चीज आप लोग यहाँ देख रहे हो कि सर आपने तो बताया कि भैया सिर्फ न्यूक्लियस जा रहा है और साथ में एक सेंट्रियोल, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ में ये सेंट्रियोल की एंट्री होगी, ठीक है। तो बाकी स्पर्म का क्या होगा, तो आपको बता दूं, ह्यूमंस में पूरा का पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता, दो ही चीज एंटर करता है एग के अंदर, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर हो रहा है ये? यस फर्टिलाइजेशन सर। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंटर किया, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि एग के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल का क्या काम होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, स्पिंडल रेज बनाते हैं, जो कि सेल डिवीजन के समय हेल्प करता है। तो एग के पास नहीं होता। अगर एग के पास खुद का सेंट्रियोल होता तो बेटा ये हैप्लॉइड ही क्या करता, सेल डिवाइड कर लेता। तो एग जो रहता है वो सेल्फ डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में, क्योंकि इसके पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता। स्पर्म के पास सेंट्रियोल होता है, लेकिन स्पर्म के पास सेल डिवाइड होने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसके साइटोप्लाज्म में वो सारी कैपेबिलिटी, सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखो बेटा, एग का जो साइटोप्लाज्म उसमें सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, लेकिन स्पर्म के साइटोप्लाज्म में कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता, लेकिन सेंट्रियोल होता है, और यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं होता। अगर होता सेंट्रियोल तो एग खुद ब खुद डिवाइड हो जाता बिना फर्टिलाइजेशन के, जो कि गलत हो जाता। इसीलिए ऊपर वाले ने सब सोच समझ के किया है कि भैया एक चीज दिया है तो दूसरा छीन लिया है। तो ये एग तभी डिवाइड हो पाएगा जब सेंट्रियोल आएगा। और सेंट्रियोल कैसे आएगा, सेंट्रियोल कैसे आएगा, जब न्यूक्लियस आएगा। क्यों, सेंट्रियोल पहले भी तो आ सकता है लेकिन नहीं आएगा। सेंट्रियोल का पोजीशन क्या है स्पर्म में, न्यूक्लियस के पहले है बाद में है? सर बाद में है। बाद में है। अगर न्यूक्लियस के पहले सेंट्रियोल रख देते तो हो सकता है कि सेंट्रियोल एंटर करता और दरवाजा बंद हो जाता ऐसा, ठीक है, और न्यूक्लियस नहीं जा पाता, तो भी गलत हो जाता। क्यों, सेंट्रियोल आया तो अब स्पिंडल फाइबर चालू करेगा और सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा। तो भैया ये हैप्लॉइड ही एग डिवाइड हो जाएगा, जो कि नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं करता, ठीक है। इसलिए पहले भैया तुम जाओ न्यूक्लियस, देन पीछे सेंट्रियोल, अब जितना डिवाइड होना है हो और एम्ब्रियो बनाओ, ठीक है। समझ आ रहा है बात, इतना क्लियर है बेटा? Yes, हटा sir. दूं? सर यस सर। ठीक है भाई। सिमर, रुचि, पलक, नीलम, क्षितिज, ज्योति, जोशिका, हरकीर्तन, भावना, आयुष, अदिति, दिमाग में घुस रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो देन अब देखते हैं बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। अब जैसे ही न्यूक्लियस अंदर गया, क्या ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा? तुरंत होगा क्या, जल्दी बताओ, हाँ या ना में जवाब दो, सोचो जल्दी बताओ, क्या ये होगा ऐसा, और होगा तो सही है क्या कि नहीं है? अभी ये न्यूक्लियस प्योर हैप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं है। क्यों, 23 क्रोमोसोम तो है लेकिन 46 डीएनए है। इसका क्या मतलब है कि अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा
स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल अंदर गया, वैसे ही इस एग में मियोटिक डिवीजन 2 रीस्टार्ट होगा। मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में जो रुका हुआ था ये एग, वो मियोसिस 2 रीस्टार्ट करेगा और मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और फिर साथ में क्या होगा बेटा, एक छोटा सा न्यूक्लियस बाहर निकालेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटा सा सेल बाहर निकलेगा जिसको हम क्या बोलते पोलर हैं, न्यूक्लियस। पोलर बॉडी। कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? सेकेंड। सेकंड पोलर, है ना। पोलर बॉडी या पोलर न्यूक्लियाई, सेकंड पोलर न्यूक्लियाई या सेकंड पोलर बॉडी। समझ आ रहा बात? देन उसके बाद अब ये न्यूक्लियस रेडी है फ्यूज होने के लिए। ठीक, अब ये रेडी है फ्यूज होने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ। अब ये एन और ये एन दोनों एक साथ मिलेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सिनगैमी। सिनगैमी, सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, ये 2n बनेगा और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट। जाइगोट। क्लियर हो रहा है, ये जाइगोट बन गया। तो एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। ठीक है, एंड रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। क्लियर हो रहा है ये? हटा दूं ये सब मैं? यस सर। यस सर। देखो मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, आप लोग इसको ऐसा नहीं सोचना कि मैं अभी तक हम लोग का इतनी क्लास हो गया। वैसे मैं हफ्ते में एक ही क्लास ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक क्लास में तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होगा। और मैं शुरुआत के 1-2 चैप्टर में थोड़ा सा स्लो ही रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ों को समझना है, थोड़ा सा है ना, हमको समझते हुए चलना रहता है। कई बार लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं बच्चे, तो ये सब के कारण थोड़ा सा मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते चलता हूँ। जैसे ये सब कई लोगों को नहीं मालूम है, तो ये सब मैं बताते चलता हूँ, क्योंकि आगे चल के जेनेटिक्स में पूरा यूज होने वाला है। ठीक है, चलो तो हटा रहा हूँ इसको मैं। और कोई चीज नहीं मालूम रहता है तो बेटा आप लोग ना पूछ लिया करो, ठीक है, ऐसे चुपचाप मत बैठा करो। बिल्कुल पूछना है, सर नहीं आ रहा है, ये हमको नहीं पता है, हमको बता दो। तो अगर वो काम की चीज होगी तो मैं उस समय जरूर बताऊंगा। चलिए, देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन। अब व्हाट इज इम्प्लांटेशन देखते हैं। इम्प्लांटेशन, ठीक, तो फिर से देखते हैं वही डायग्राम। अब यहाँ पर जाइगोट फर्टिलाइजेशन एग का हो गया, जाइगोट बन गया। अब क्या होगा बेटा, जाइगोट जो रहता है ये कहाँ पर है, ये कौन सा रीजन है, ये एम्पुला। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुला, है ना। नया एनसीईआरटी में एम्पुला है, पुराने एनसीईआरटी में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन था, बट चेंज हो गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सर क्या जब एनसीईआरटी ने लिखा था क्या उस समय जब लोगों में फर्टिलाइजेशन होता था तो क्या वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में? नहीं, वो एक्चुअल में जहाँ होना है वहीं होता है। अब वो एनसीईआरटी में गलती था। ठीक है, चलिए, देन अब ये जो जाइगोट है इसका क्लीवेज स्टार्ट होगा। इसका क्या होगा बेटा, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होगा। तो ये जाइगोट मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, एक ये जाइगोट बना रहा हूँ, ठीक, ये 2n। तो क्लीवेज डिवीजन इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन। देखेंगे बेटा अब क्या होगा। अब ये एक सेल से
2 सेल बन जाएगा, ठीक है, एक सेल से 2 सेल बन जाएगा, 2n 2n। तो ये कौन सा डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है या मेयोटिक डिवीजन है, किस टाइप का डिवीजन है बताओ। चलो इसके आगे और देखते हैं। 2 सेल बना, अब ये 2n 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 2n। तो बताओ ये माइटोटिक डिवीजन है कि मेयोटिक डिवीजन है। Mitotic. माइटोटिक। माइटोटिक डिवीजन। अच्छा से देखो। Meiotic. मैं जैसे ही जोर लगाता हूँ तो आंसर चेंज हो जाता है। देखो ना ये माइटोटिक डिवीजन है ना ये मेयोटिक डिवीजन है ना। ध्यान से देखो, ये क्लीवेज डिवीजन है, लिखा तो हो क्लीवेज डिवीजन, ठीक है। क्लीवेज डिवीजन इज अ टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन बट नॉट माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन किस सेंस में है कि भैया 2n का 2n बना, 2 का 4 2n बना। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो आप, जब हम माइटोटिक डिवीजन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ये 2n है, इसका 2 2n बना ऐसा बनता है, 2 इक्वल सेल्स बनते हैं, ऐसा 2 इक्वल सेल्स बनते हैं। तो ये माइटोटिक डिवीजन है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये माइटोटिक डिवीजन है और ये एक टाइप ऑफ माइटोटिक, दोनों में क्या अंतर है, कोई भी बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से एक्चुअल में। सर साइज का डिफरेंस है। साइज का डिफरेंस नहीं होता, और कोई। सर ऊपर में वो साथ में है, नीचे अलग अलग हो गया। हाँ, तो ये ऐसा माइटोटिक डिवीजन है जिसमें सेल का डिवीजन तो हो रहा है लेकिन सेपरेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवाइड होकर सेपरेट हो जा रहा है, सेल डिवाइड होकर के सेपरेट हो जा रहे हैं। यहाँ पर सेल डिवाइड तो हुआ है बट सेपरेट नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, सेपरेट नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो इस टाइप का डिवीजन, जो टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन जिसमें सेल डिवाइड होंगे बट सेपरेट नहीं होते, दोनों एक साथ चिपके हुए रहते हैं, इस टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लीवेज डिवीजन। समझ आ रहा है बात आप लोगों को, क्लीवेज डिवीजन क्या होता है, ठीक है, Yes, समझ आ रहा है। ये sir. क्लीवेज डिवीजन है, ये माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है, ये क्लीवेज डिवीजन है। तो ऐसा ही पूरा होता रहेगा और ये होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, क्या हमारी बॉडी के हर एक सेल अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग है कैसे, No, sir. हवा में लटके हैं क्या, ऐसे मैग्नेट वैग्नेट से हमारे बॉडी के हर एक सेल मैग्नेट से चिपके हुए हैं क्या, नहीं। हमारी बॉडी में कम से कम 10⁻26 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, कितना 10⁻26 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं, कई ट्रिलियंस। बट सारे के सारे सेल बेटा एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो जैसे हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, पूरे सेल्स एक साथ है, एक बॉडी के अंदर क्या है बेटा, कवर्ड है। तो वैसे ही जाइगोट जो होता है वो आगे चल के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, पूरे टिश्यू ऑर्गेन्स, ठीक है, एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो भैया सेल्स को तो बिल्कुल एक साथ होने ही चाहिए। तो अब क्या होगा, 4 सेल से कितना सेल बनेगा, 8 सेल बनेगा, 8 सेल से फिर कितना सेल बनेगा, 16 सेल बनेगा, 16 से फिर कितना बनेगा, 32 सेल, 32 सेल। तो सीधी सी बात, माइटोटिक डिवीजन में जस्ट डबल होता है, तो 32 से कितना सेल बनेगा, 64 सेल बनेगा। तो ये 8 सेल है, 16 सेल है, 32 सेल है, 64 सेल्स है, ठीक है। तो इनका कुछ कुछ नाम है। 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर जो रहता है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको बोलते हैं मॉर्यूला स्टेज। तो ये क्या होता है बेटा, मॉर्यूला, मलबरी समझते हैं, मॉर्यूला। तो ये एक्चुअल में 8 to 16 सेल कैसे होगा, जैसे ये 8 सेल है तो इसी को मैं दिखा देता हूँ। तो ये ऐसा हुआ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसा, ठीक है, सब में 2n,
2n 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 2n, ऐसा समझ आ रहा बात। तो ये क्या है बेटा, ऐसे इसको जस्ट डबल कर दो तो 16 सेल, जस्ट डबल कर दो 32 सेल स्टेज। तो ये 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरिला, एंड 32 सेल स्टेज को बोलते हैं ब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूला, एंड 64 सेल स्टेज को बोलते हैं गैस्ट्रूला। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रूला। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक, अब देखो यहां पर थोड़ा अब डिफरेंस आएगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को इम्प्लांटेशन यहाँ पर हमको बताना है। तो इम्प्लांटेशन एक्चुअल में क्या होता है, इसको देखेंगे कि ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ी सी थिक हो गई है ना भाई। क्यों थिक हो गई मैं बताया हूँ आप लोगों को पूरा अभी, है ना। फिर यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, फिर ये एंडोमेट्रियम को थिक कर रहा है। क्यों? क्योंकि जाइगोट बन गया है ना। अब प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी और बढ़ती जाएगी। तो देखना है यहाँ पर ये जाइगोट जो रहता है ये सिंगल सेल है, दैट इज जाइगोट। देन यहाँ से 2 4 ऐसे 8 16, ठीक है। तो ये जो 16 सेल तक के है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में रहता है। तो यहाँ पर 16 सेल स्टेज तक कहाँ पर रहेगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये फैलोपियन ट्यूब में रहेगा 16 सेल स्टेज तक है, ठीक है, दैट इज मोरुला। ठीक है, इसको मोरुला लिखना ज्यादा बेटर होगा, मोरुला। देन उसके बाद यहाँ पर जो आएगा इट इज ब्लास्ट्यूला, दैट इज 32 सेल स्टेज। ध्यान देंगे ब्लास्टुला इज अ 32 सेल स्टेज। अब ये आया यहाँ पर और क्या होगा बेटा, अब ये सेल 32 सेल बन गया। अब इसको और ज्यादा सेल में डिवाइड होना है। तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेल मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो सीधी सी बात है उसको न्यूट्रिशन भी बहुत सारा चाहिए। तो अभी तक के तो जितना न्यूट्रिशन था वो खत्म हो गया यहाँ तक। अब अगर इसको और डिवाइड होना है तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा इसको, ब्लास्टुला को कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन? बोलो। ब्लड वेसल। ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कौन से लेयर में है? एंडोमेट्रियम। मैंने रेड कलर। अब ये एंडोमेट्रियम के ऊपर ऐसे खड़ा रहेगा तो इसको तो मिलने वाला नहीं है। कोई भी टिश्यू हमारी बॉडी का ब्लड वेसल्स के सर्कल में, मतलब ब्लड वेसल से घिरा हुआ रहता है, तब उसको ब्लड से न्यूट्रिएंट मिलता है। अब भाई सीधी सी बात है, मान के चलो मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ उस जमीन के अंदर ब्लड वेसल है। क्या बोला मैंने? मैं जिस जमीन के अंदर खड़ा हूँ उस जमीन के अंदर ब्लड वेसल है, ठीक है, और न्यूट्रिशन भी उसी ब्लड में है। तो अगर मुझे न्यूट्रिशन चाहिए तो मैं इस जमीन पे ऐसे खड़े रह के क्या न्यूट्रिशन ले सकता हूँ, या फिर मुझे उस जमीन के अंदर घुसना पड़ेगा ताकि आसपास के ब्लड वेसल से मैं न्यूट्रिशन ले सकूं? कौन सा, फर्स्ट वाला सही है या सेकंड वाला सही है? सेकंड। तो जब ये ब्लास्टुला इस एंडोमेट्रियम के अंदर घुसता है, जब ये ब्लास्टुला इस एंडोमेट्रियम के अंदर घुसता है और एंडोमेट्रियम से ये कवर्ड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। समझ आ रहा है इम्प्लांटेशन क्या होता है? एंड किसका होता है? ठीक है, किसका होता है? ठीक। दूसरी चीज, इम्प्लांटेशन कौन से डे होता है? तो मान के चलो कि जाइगोट बना फर्स्ट डे, जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, उसको हम लोग फर्स्ट डे लेते हैं, ठीक है। जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, वो फर्स्ट डे लेते हैं। तो 4 दिन तक के वो फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, मतलब मोरिला, मोरिला बनते तक के 4 दिन निकल जाते हैं। देन उसके बाद 7th डे, मतलब मोरिला के बाद तीसरे दिन, मोरिला बनने के तीसरे दिन ये ब्लास्टुला जो रहता है इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन जो रहता है याद रखेंगे कौन से डे में होता है? 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या बोला मैंने?
इम्प्लांटेशन कब होता है? 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पर एग था, फर्टिलाइजेशन हुआ, वो पहला दिन काउंट होगा और वहां से लेकर के 7वें दिन तक के वो अंदर धसेगा। किसके अंदर धसेगा? एंडोमेट्रियम के। जैसे मान के चलो ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है ना, ये ब्लास्टुला है, ये ऐसा अंदर, ये ऐसा अंदर ऐसे धस गया। तो ये क्या होता है? ये इम्प्लांटेशन। कौन से डे होता है? तो ये 7th डे होता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा बात आप लोगों को? यस ठीक है। Yes, sir. देन अब इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, तो अब इसके आसपास ब्लड सप्लाई और बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसके आसपास ब्लड सप्लाई और कौन बढ़ाएगा? कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? प्रोजेस्टेरॉन। इसके आसपास ब्लड सप्लाई और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि भैया अभी तो ये 64 सेल स्टेज है, सॉरी 32 सेल स्टेज है। इसको कितना सेल स्टेज तक पहुंचना है? समझ रहे हो आप बात? बेटा अभी ये 32 सेल स्टेज है। एम्ब्रियो बनने के लिए, एक ह्यूमन चाइल्ड बनने के लिए इनको 10⁻26, ठीक है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट होना। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल में इसको कन्वर्ट होने के लिए मिलियंस ऑफ टाइम इसको माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा और सेल को कंटिन्यू डिवाइड होकर के ग्रोथ करना पड़ेगा। तो भैया अगर उसके लिए फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ये ब्लड सप्लाई के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई कौन बढ़ाएगा? इसका रैपिड ग्रोथ के लिए कौन बढ़ाएगा? जल्दी बताओ, कौन बढ़ाएगा? आफ्टर इम्प्लांटेशन ये अंदर घुस गया, अब और कौन ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा? Progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन ही बढ़ाएगा बेटा। प्रेगनेंसी को स्टार्ट करेगा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्ट्रॉन मैंने बताया था, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनेगा। अब यहाँ से कॉर्पस लूटियम जो रहता है, कॉर्पस लूटियम जो रहता है, इसको कहीं से सिग्नल मिलेगा कि देख अब तुझे अपने आप को सही रखना है, तो यही सही रह पाएगा। तो ओवरी में ये जो कॉर्पस लूटियम है, इसको कंटिन्यूस सिग्नल मिलते जाएगा ताकि ये कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरॉन बनाते जाएगा और ये प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूस इस एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करेगा ताकि ये एंडोमेट्रियम का ग्रोथ बढ़ते जाए, जिससे कि इस फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो सिग्नल है भैया, ये आ कहाँ से रहा है, ये जो सिग्नल है ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब ये जो 32 सेल स्टेज है, ये किस तरीके का दिखता है? तो पहले तो ये नॉर्मल इसी तरीके का है, पूरा 32 सेल। लेकिन ब्लास्टुला स्टेज जो रहता है ये रीमॉडल होता है, मतलब ये थोड़ा सा चेंज करता है अपने आप को। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज अपने आप को चेंज करता है। तो ये जो ब्लास्टुला स्टेज है ये ऐसा है बेटा, पूरा सेल ऐसा 32 सेल स्टेज है, ध्यान देंगे। तो ये कितना सेल है? ये 32 सेल स्टेज है। ठीक है, देन उसके बाद अब क्या होगा? ये रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा सेल्स का, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स का रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा कि कुछ सेल पेरीफेरी में चले जाएंगे और कुछ सेल एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसा। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, अभी 32 नहीं पहुंचा हूं मैं, बाद में पहुंचूंगा। ये समझ पा रहे हो? तो ये रीअरेंजमेंट हुआ 32 सेल का, कुछ सेल पेरीफेरी में रहेंगे, कुछ सेल यहाँ इकट्ठा हो गए। तो जो पेरीफेरी में रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। उस सेल को क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और जो यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इस सेल को क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। इनर सेल मास जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो इनर सेल मास है बेटा, यही आगे चल के पूरे ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये जो इनर सेल मास है, जो कुछ गुच्छा, एक छोटा सा गुच्छा होता है सेल का, वही आगे चल के हमारी पूरी बॉडी का टॉप टू बॉटम, मतलब सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का पूरे सेल्स का फॉर्मेशन इसी इनर सेल मास के थ्रू होता है। और ये अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इसका जो सेल है वो कोई लंग बनाएगा, लिवर बनाएगा, हार्ट बनाएगा, ब्रेन बनाएगा, आंख बनाएगा, स्किन बनाएगा, ठीक है, कुछ भी बना सकता है। तो ये एक प्रकार का टोटीपोटेंट सेल होता है।
समझ आ रहा है? टोटिपोटेंट सेल मालूम है आप लोगों को क्या होता है? टोटिपोटेंट सेल मालूम है? टोटिपोटेंट सेल भाई किसी को मालूम है? अदिति बताओ भाई, टोटिपोटेंट सेल क्या होता है? बताओ भाई। सर नहीं पता। नहीं पता, बताओ भाई। क्षितिज नहीं पता? नहीं पता सर। बताओ भावना। सर नहीं पता। इच्छाधारी नाग सुने हो? इच्छाधारी नाग, नागिन। इच्छाधारी नाग, नागिन यस ऐसे सर। फिल्मों Yes, में, sir. कहानियों में, टीवी सीरियल में इनकी क्या खूबी होती है? अरे बताओ भाई, देखे होगे कभी ना कभी पुरानी पिक्चरें, सर आजकल जैसा सीरियल। रूप चाहे ले लेते हैं। ये लोग जैसा रूप चाहे वैसा रूप धरे, मतलब ये किसी भी इंसान का रूप ये लोग ले सकते हैं। मतलब इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नागिन जो है वो किसी भी इंसान के जैसा रूप धारण कर सकते हैं। रूप धारण का मतलब क्या है? किसी भी इंसान जैसा बन सकते हैं, इसीलिए इसको इच्छाधारी नाग या नागिन बोलते हैं। कोई भी इंसान का रूप धारण, मतलब हो सकता है कि मेरे जैसा इंसान बन जाए वो लोग। नाग या नागिन इच्छाधारी, समझ आ रहा है बात? तो इसका मतलब है कि वो किसी भी एक स्ट्रक्चर को अपना सकता है। तो वैसे ही टोटिपोटेंट सेल होते हैं, ये इच्छाधारी सेल होते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो टोटिपोटेंट सेल होते हैं, इच्छाधारी सेल, ये किसी भी सेल्स का रूप धारण कर सकते हैं। वो ब्रेन सेल हो सकता है, वो मसल सेल हो सकता है, वो लिवर सेल हो सकता है, वो स्किन का सेल हो सकता है, वो आंखों का सेल हो सकता है, वो हेयर सेल हो सकता है, वो नाखून का सेल हो सकता है, किडनी का सेल हो सकता है, नेफ्रॉन हो सकता है, इवन गैमिट सेल हो सकता है। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ आ रहा है? इनर सेल क्या है? इनर सेल मास एक प्रकार का टोटिपोटेंट सेल है, इच्छाधारी सेल। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये किसी भी दूसरे सेल्स का रूप धारण कर सकते हैं और बॉडी का कोई से भी टिश्यू बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया बात आप लोगों को? देन ये ट्रोफोब्लास्ट क्या चीज है, इसको देखेंगे। ट्रोफोब्लास्ट क्या चीज है? देखो बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के ना जो प्लासेंटा है उसका फॉर्मेशन करेगा, आगे बताऊंगा मैं, है ना। अभी 5-10 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि ये मेरे को कंप्लीट करना जरूरी है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में मैं। ठीक है, ये कंप्लीट करना जरूरी है क्योंकि इतना डायग्राम बताने के बाद फिर मैं बीच में छोड़ूंगा तो अगली बार फिर से मुझे पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट बन गया। अब ये जो इनर सेल मास है ये डिफ्रेंशिएशन चालू करेगा, मतलब अब ये अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन चालू करेगा। तो सबसे पहले ये 3 सेल में डिफ्रेंशिएट होता है। क्या बोला मैंने? ये 3 टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएट होगा। तो मैं इसको ही हटा दे रहा हूं, बाद में बना देंगे। अब ये 3 टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएट होगा। कौन? इनर सेल मास। ठीक है, तो इनर सेल मास जो रहता है वो डिफ्रेंशिएट होगा 2 टाइप के सेल्स में। पहले 2 टाइप के सेल्स में बनेगा, एक एपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एक एपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये? अब देखेंगे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में से एक सेल बनेगा एक्टोडर्म और एक सेल बनेगा एंडोडर्म। एक सेल बनेगा एक्टोडर्म और एक सेल बनेगा एंडोडर्म। तो इसको हम देखते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। 5-10 मिनट लगेगा ये टॉपिक कंप्लीट होने में। अब क्या होगा, ये जो इनर सेल मास है ये 2 टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएट हुआ, मतलब 2 अलग अलग टाइप का सेल बना। ठीक है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो देखेंगे बेटा, ये एपीब्लास्ट हो गया, ठीक है, और ये हाइपोब्लास्ट हो गया, है ना। तो एक एक्टोडर्म बना और एक एंडोडर्म। तो मैं बोल रहा हूँ ये एंडोडर्म बना, आगे चल के एंडोडर्म बनेगा, और ये जो है ये आगे चल के एक्टोडर्म बनेगा, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ठीक है, देन उसके बाद इन दोनों सेल से एक नया सेल का फॉर्मेशन चालू होगा। इन दोनों सेल के बीच में एक नया सेल बनेगा, इन दोनों सेल के बीच में एक नया सेल बनेगा। इन दोनों सेल के बीच में एक नया सेल बनेगा जिसको हम बोलते हैं क्या? मेसोडर्म।
तो क्या क्या बन गया भैया? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म? Yes, sir. थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, ठीक है, 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। तो ये क्या है बेटा? 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। ह्यूमंस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं ह्यूमंस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। तो ये क्या है? एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। तो ये 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर जो रहते हैं बेटा, ये आगे चल के हमारी पूरी बॉडी के हर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म जो रहता है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनाता है, मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, एक्स वाई जेड, पूरा नर्वस सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन हमारा आंख है, आंख का मेजर पार्ट, ईयर का इंटरनल पार्ट, है ना। तो पूरा सेंसरी ऑर्गन, मैक्सिमम सेंसरी ऑर्गन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सब का सब एक्टोडर्म बनाएगा। मेसोडर्म जो रहता है हमारा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हमारा हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, ठीक है, ये सब जो रहता है, ये मसल्स, जो मसल्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, ब्लड, मसल्स, ठीक है, बोन, ये सब मेसोडर्म की लेयर आगे चल के ये सारे टिश्यूज और ऑर्गन बनाएंगे। एंडोडर्म जो रहता है हमारा पूरा इंटेस्टाइन, लंग, लिवर, किडनी, सॉरी लिवर, ठीक है, हमारा स्टमक, पूरा इसोफेगस, इंटेस्टाइन, ये सारा कुछ, पैनक्रियास, ये सारा कुछ एंडोडर्म बनाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो रहा है कि भैया अब हो क्या रहा है, आगे चल के होने क्या जा रहा है? थोड़ा आइडिया हो रहा है कि नहीं कि ये क्या होने जा रहा है? अब ये जो है बेटा, ये तीनों मिलकर के एक फीटस बनाता है, कुल मिलाकर के तीनों मिलकर के एक पूरा फीटस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है? तो एक चीज और बता दूं कि यहाँ तक जो है और यहाँ तक, जब एक्टोडा एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है, ये बस ब्लास्टुला स्टेज है, यहाँ तक ब्लास्टुला स्टेज है, जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर घुस रहा है, वो वाला स्टेज है। एंडोमेट्रियम के अंदर ये स्ट्रक्चर मिलेगा, गैस्ट्रुला स्टेज, दैट इज 64 सेल स्टेज। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा? ये गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला और 64 सेल स्टेज। समझ आ रहा बात? गैस्ट्रुला और 64 सेल स्टेज। क्लियर हो रहा है ये? लेकिन मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि भैया सिग्नल कहाँ से मिलेगा। तो आपको बता दूं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट बनता है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट बनता है, ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। जो ट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ ये भी ट्रोफोब्लास्ट है बेटा, ये पूरा ट्रोफोब्लास्ट हमें आखिरी तक रहेगा, ये भी ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट है, और ये भी ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट आउटर मोस्ट लेयर रहेगा ही हमेशा। यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट बना और इनर सेल मास, इनर सेल मास ही आगे चल के ये फीटस बनेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और ये ट्रोफोब्लास्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करता है, यहां से निकलेगा और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा LH बनाने के लिए, ठीक है। यहां से निकलेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा LH बनाने के लिए, और यही हार्मोन जो रहता है वो कॉर्पस लूटियम को भी स्टिमुलेट करेगा। तो ये HCG हार्मोन के कारण क्या होगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड में LH हार्मोन बनेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो LH हार्मोन है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, वो कॉर्पस लूटियम को कंटिन्यूअस सिग्नल भेजता है, ठीक है, कि अपने आप को मेंटेन रखो, और कॉर्पस लूटियम फिर प्रोजेस्टेरोन बनाते जाएगा ताकि ये सारा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो वो जो सिग्नल है वो कब बनेगा, जब ट्रोफोब्लास्ट होगा। यही ट्रोफोब्लास्ट प्रोजेस्टेरोन, सॉरी, कॉर्पस लूटियम को प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए स्टिमुलेट करते जाएगा LH के द्वारा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये सारा प्रोसेस नहीं होने वाला, ट्रोफोब्लास्ट नहीं होने वाला। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इम्प्लांटेशन कौन से दिन होता है, 7th बताओ भाई? day. 7th डे होता है, ठीक है। चलो फिर एक आप लोग अगर NCERT है तो उसमें जो ग्राफ मैंने अभी बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें आप लोग ध्यान से देखो, ओव्यूलेशन कब होगा,
ओव्यूलेशन कब होगा? 14th ओव्यूलेशन day. का 14th 14th डे। चलो अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मैं कुछ चीज समझाने वाला हूँ, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग रिलीज हुआ 14th डे में, ठीक है, 14th डे में ये एग रिलीज हुआ 14th डे में, ठीक है, यहाँ आया तो मान के चल रहे हैं 14th डे या 15th डे में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जाइगोट बना फर्स्ट डे, जाइगोट बना फर्स्ट डे। देन इम्प्लांटेशन होगा, यहाँ तक आएगा ये 6th डे, यहाँ तक आएगा 6th डे, और इम्प्लांटेशन होगा 7th डे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग अगर डायग्राम देख रहे हो तो अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कितने दिन बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 0 हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो रहता है वो कितने दिन तक बढ़ रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। ओव्यूलेशन हुआ, ध्यान से समझना, ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, ओव्यूलेशन हुआ 14th डे में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, कितने दिन तक बढ़ेगा फिर डिक्रीज होना चालू होगा? देखो और बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। अगर एनसीईआरटी है देखो और बताओ। चलो कोई भी बताओ भाई, रुचि बताएगी, चलो रुचि, क्षितिज बताइए। सर 28th डे में प्रोजेस्टेरॉन का सॉरी ईस्ट्रोजन का लेवल 0 हो जाएगा। कम होना कब से चालू होगा बेटा? वो देखो कम होना कौन से दिन से चालू हो रहा है, देखो एक एस्टिमेटेड कम होना कब से चालू हो रहा है? सर 17th डे। So 25th day. 26th रुको एक मिनट, ये डायग्राम देखो, हो सकता है आप लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है, ये डायग्राम देखो 14th डे है, ये दिख रहा है आप लोगों को सभी को, ये लकीर दिख रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलत दे दिया है। 14-15 डे पे ये हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है ये 14-15 डे पे, ठीक है। देन उसके बाद ये प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है, कितने दिन तक बढ़ा ये देखो ये, तो अगर इस 14-15 डे पे +7 कर दूं तो कितना होगा? 22 के आसपास होगा। 15 और 7 जोड़ दो, 15 में 7 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 15 में 7 प्लस कर दूं तो कितना आएगा? 22 के अराउंड आएगा। 22nd डे, ये दिख रहा है आप लोगों को, 22nd 23rd डे। इसका क्या मतलब है कि ओव्यूलेशन के 7 दिन तक, मतलब इम्प्लांटेशन होने तक के वेट किया जाता है कि भैया सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को? इम्प्लांट ये क्या है भैया? Yes, sir. ये ओव्यूलेशन हुआ, उसके ये 7 डे तक देखा जाता है, मतलब ओव्यूलेशन के नेक्स्ट 1 वीक, और नेक्स्ट 1 वीक कौन सा होता है? वो दिन होता है जब इम्प्लांटेशन होता है। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डे तक के प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है, मतलब इम्प्लांटेशन तक के। तो एक बार ये बन गया और इम्प्लांटेशन हो गया, तो भैया बन गया मतलब ये ट्रोफोब्लास्ट तो है उसमें, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? बहुत ज्यादा अमाउंट में HCG सिक्रीट करेगा, जिसके कारण LH हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो फिर कॉर्पस लुटियम को स्टिमुलेट करेगा, और फिर जो 15th डे के बाद जो हम लोगों ने 23 डेज से देखा ना, फिर ग्राफ नीचे जा रहा था प्रोजेस्टेरॉन का, वो ग्राफ अब नीचे नहीं जाएगा और कंटिन्यूअस आगे जाते जाएगा, और फिर ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को थोड़ा सा कि सिग्नल कैसे मिल रहा है, कब मिल रहा है ना? एक हफ्ते तक के क्यों मेंटेन किया जाता है कॉर्पस लुटियम को? कॉर्पस लुटियम एक हफ्ते तक के कैसे मेंटेन होता है? एक हफ्ते तक के प्रोजेस्टेरॉन कैसे? ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। समझ पा रहे हो आप लोग? इम्प्लांटेशन जो रहता है ये 7th डे हो रहा है, तब तक जो रहेगा हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ये 14th डे है, ठीक है, ये 23rd डे है, ये 28 डे है ना? तो तब तक के ये प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है ऐसा,
ये 23rd डे तक ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा ताकि बेटा यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो रहते हैं वो थिक होते जाए और इम्प्लांटेशन तक कम से कम ये सपोर्ट करे। फिर जैसे ही इम्प्लांटेशन हो रहा है तब तक तो हमारे पास एससीजी बनना चालू हो गया ट्रोफोब्लास्ट से, और ये फिर इस प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज नहीं होने देगा, फिर ये इंक्रीज होते रहेगा। ये इंक्रीज होगा प्रोजेस्टेरॉन तो एंडोमेट्रियम की लाइन भी इंक्रीज होते जाएगी और फर्दर डेवलपमेंट जो रहता है वो एम्ब्रियो का कंटिन्यू होते जाएगा और फिर डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, कब तक के ऐसा होगा, कॉर्पस लुटियम कब तक मेंटेन करेगा, तो याद रखिएगा फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स तक के, मतलब 9 मंथ की प्रेगनेंसी है तो शुरुआत के दूसरे तीसरे महीने तक के प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कहाँ से आता है मेनली, कहाँ से आता है मेनली, तो ओवरी से। ध्यान रखेंगे कॉर्पस लुटियम कब तक जिंदा रहेगा, कब तक के ये ऐसा एंडोमेट्रियम को थिक करते जाएगा, कब तक प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते जाएगा, तो शुरुआत के 2 से 3 महीने तक के। फिर उसके बाद कौन प्रोजेस्टेरॉन को कंटिन्यू करवाएगा, कहाँ से प्रोजेस्टेरॉन आएगा, ये हमको मालूम करना है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं प्रोजेस्टेरॉन के बिना प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन मिड ऑफ द प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल अचानक से गिर जाएगा तो फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फर्दर प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन की अच्छी खासी क्वांटिटी की जरूरत होती है। समझ आ रहा है? तो शुरुआत के 2-3 महीने तक के ओवरी का जो कॉर्पस लुटियम है वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखता है। उसके बाद कौन उसको कंटिन्यू करेगा हम देखेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, समझ आ रहा बात? अभी नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ आ रहा है?